हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी चौधरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हन्ना अरेंट के बारे में। सो क्या थॉट्स थे इनके, किस तरीके के विचार इन्होंने रखे, क्या इनकी थियरी थी, आज हम सब कुछ समझने वाले हैं। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, पॉलिटिकल फिलोसफर हन्ना अरेंट का जो बर्थ है बेसिकली हैनोवर जर्मनी में हुआ। उनके पेरेंट्स जो थे जर्मन यहूदी थे। जर्मनी में नाजीवाद के उदय के बाद उसे वहाँ से भागना पड़ा और फ्रांस के रास्ते वो अमेरिका पहुँच गई। इस तरह 1941 से अमेरिका में वो बस गई और फिर वहीं की नागरिक बन गई। अब हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रीडम। देखो, अरेंट ने पुराने और आधुनिक समाजों की तुलना करते हुए बहुत सी बातें बोली है कि प्राचीन यानी कि पुरानी यूनानी नगर राज्य में पॉलिटिकल लाइफ की प्रधानता थी, लेकिन आधुनिक युग में ये सभी चीज़ें जो है छुप चुकी थी। तो यूनानी नगर राज्य में सभी तरीके से इक्वल स्टेज के लोग रहते थे। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं था कि ये अलग वो अलग। सामूहिक आदर्शों से बहुत ही ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस रहते थे। ठीक है, समुदाय यानी कि ग्रुप की सेवा में बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते थे, यानी कि कम्युनल चीज़ों में वो पार्ट लेने की कोशिश करते थे और इसी एरिया में सबसे ज़्यादा वो फेमस हुआ करते थे। तो नगर राज्य की बेजोड़ यहाँ पे सफलता का जो रहस्य यही था कि अथॉरिटी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में ही वहाँ पे लगी रहती थी। लेकिन पारिवारिक और आर्थिक मामलों से जुड़े जितने भी प्राइवेट डोमेन हुआ करते थे वो पब्लिक रियल्म से अलग उन्हें रखा जाता था। सो बेसिकली हन्ना अरेंट फ्रीडम ऑफ थॉट की यहाँ पे बात करिए। सो फ्रीडम ऑफ थॉट क्या है? अरेंट ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक हुआ करती थी जिसका क्या नाम है, द ह्यूमन कंडीशन। उसमें उन्होंने 3 स्टेजेस रखे हैं ह्यूमंस की गतिविधि के। सबसे पहले लेबर, देन वर्क, देन एक्शन। लेबर में वो क्या कहती हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं वो अपनी भौतिक जीवन की ज़रूरतें पूरी करता है और अपनी सुख सुविधाएं जुटाता है, जो सबसे निम्न स्तर की गतिविधि होती है। उसके बाद वो बात करते हैं वर्क की। इसमें शिल्पकार कलाकार की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत ही स्थायी इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें बनाकर सभ्यता के निर्माण में योगदान करते हैं। इसकी जो जगह है श्रम से ऊंचा होता है, लेबर से ये ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस मिलती है। थर्ड वो बात करती है एक्शन की। इसमें वो क्या कहते हैं कि इसमें सभी समान नागरिकों के बीच जो है पब्लिक इंटरेक्शन का ये संकेत देती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बताती, सबसे ज़्यादा जगह वो इन्हीं की बताती है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक्शन ही होता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल का सब्जेक्ट होती है। इसके अंदर समान नागरिक अपने अपने स्किल्स का इंट्रोडक्शन देते हुए वर्ल्ड के बारे में अपना अपना पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। इसमें हर एक सिटीजन कुछ ना कुछ करने और कहने के लिए फ्री होता है, यानी कि सब कुछ कह सकते हैं वो उनमें, क्योंकि कुछ ना कुछ रहता है, उनमें दिमाग रहता है, उन पर स्किल्स भी रहती है। यही वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वो अलग अलग व्यक्ति अपनी अपने विचार शक्ति के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी अपनी थॉट प्रोसेस उनकी चलती रहती है, इसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ठीक है, और ह्यूमन लाइफ को एक मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो यही है विचार की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट। सो अरेंट के अकॉर्डिंग आधुनिक समाज में जो है प्राइवेट इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स की देखरेख के लिए इतने पावरफुल और इतने अच्छे बना दिए गए हैं कि सार्वजनिक समस्याओं की यानी प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान देने की यहाँ पे गुंजाइश भी बहुत कम हो गई है। तो आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति के लिए क्या होता है यहाँ पे, यानी कि इंट्रोस्पेक्टिव फिलॉसफी को गहरा यहाँ पे धक्का पहुँचा है। तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर सर्वाइवल के लिए इतने ज़्यादा वो परेशान और बिजी हैं कि वो एक स्टेबल ह्यूमन वर्ल्ड के निर्माण के लक्ष्य को ही भूल गए हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि लोग श्रम और कृत्य, ठीक है, यानी कि लेबर और सेकंड यहाँ पे बात हो रही है वर्क, लेबर और वर्क के स्टेज पर ही जी रहे हैं। उन्हें एक्शन की क्षमता बहुत ज़्यादा उनसे जाती जा रही है। इस स्थिति ने एक ऐसे कंज्यूमर सोसाइटी को जन्म दिया है जिसमें कल्चर को लगातार एंटरटेनमेंट के उद्योग का सेवक बनाया जा रहा है। ऐसी हालत में जो फ्रीडम ऑफ थॉट है ये बहुत बुरी तरीके से छुप चुका है। ठीक है, यानी कि लोग सोचने के लिए ही अब तैयार नहीं है, लोग अपने स्किल्स दिखाने को ही रेडी नहीं रहते। ठीक है, ऐसा किसका मानना है? हन्ना अरेंट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म के बारे में भी काफ़ी बात की है हन्ना अरेंट ने। उनकी एक बुक थी जिसका क्या नाम था, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, ये 1951 में आई। तो वो क्या कहती है कि क्लासिकल डेपोटिज्म टायरेनी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसका जो विश्लेषण नहीं किया जा सकता। टोटलिटेरियनिज्म के मेन एग्जाम्पल उन्होंने क्या क्या दे रही हैं, नाजिज्म को, स्टालिनिज्म को। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स दे रही है टोटलिटेरियनिज्म की। तो ऐसे मूवमेंट्स का संकेत देते हुए जिनमें बहुत ही ज़्यादा निजी और सार्वजनिक जीवन के सारे पक्ष एक तरीके से विलीन हो जाते हैं। इस प्रोसेस का जो मेन सेंटर है वो एक सूडो साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू और आइडियोलॉजी होती है जो आंदोलन के अपने लॉजिक और आइडिया के अकॉर्डिंग समाज के निरंतर विध्वंस और पुनर्निर्माण के लिए विवश यानी मजबूर कर देती है।
नेक्स्ट बात करेंगे एनालिसिस ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो उनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक थी जिसका क्या नाम था ऑन रिवॉल्यूशन, जो कि 1963 में आई। इसके अंदर वो क्या कहती हैं कि उसके अंदर उन्होंने अमेरिकी क्रांति हो गई, फ्रांसीसी हो गई, उसमें वो डिफरेंस की और बात करती हैं कि इसमें डिफरेंस है। उनका क्या दावा है कि जहाँ अमेरिकी क्रांति एक फ्री कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश करने में पूरी तरीके से सफल हुई, वहीं फ्रांसीसी क्रांति जो है वो वॉयलेंस, अत्याचार के रूप में ही ढल चुकी थी। तो दोनों ही रिवॉल्यूशन में डिफरेंस करती। अमेरिकी क्रांति जो थी वो ठीक है, वो बहुत अच्छी तरीके से सफल हुई, लेकिन जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो पूरी तरीके से विफल रही। इसमें बस इतना ही रहेगा, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है एनालिसिस ऑफ पावर। देखो हन्ना अरेंट ने पावर का जो पावर के बारे में जो बात की है उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव थियरी ऑफ पावर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत, राइट। अपनी उनकी एक और बुक थी जिसका क्या नाम था ऑन वॉयलेंस। इनकी एक बुक थी ऑन वॉयलेंस जो कि 1968 में आई, जिसमें वॉयलेंस और पावर में डिफरेंस करते हुए वो क्या बोलती हैं कि जब शासक जनसाधारण की मर्जी के अगेंस्ट अपनी कोई भी काम करे और उसे करने के लिए, अपनी कोई भी ऐसी विश होती है उसे करने के लिए वो फोर्स यानी कि बल का इस्तेमाल करें, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके इस व्यवहार को हिंसा कहा जाता है। ठीक है, अगर वो अपनी किसी भी बात को मनवाने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसे क्या कहेंगे, वॉयलेंस। तो इस तरह आरेंट ने शक्ति की परंपरा यानी कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को हिंसा की कोटि में रखा है। दूसरा यहाँ पे अरेंट क्या कहती हैं कि शक्ति का संबंध जो होता है वो जनसाधारण से होता है। ठीक है, सोसाइटी में पावर के बारे में जब बात होती है, जब इस पर क्वेश्चन किया जाता है तो इसका जो मतलब है वो किस चीज़ से है कि कौन किस पर शासन करता है या कौन किसे ऑर्डर देता है और कौन उसका पालन करता है। तो राजनीतिक संस्था यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पावर की अलग अलग जो है अभिव्यक्तियाँ होती है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जब जनसाधारण कई तरीके से पावर का इस्तेमाल करते हैं तब बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑरेंट के अकॉर्डिंग, ऑरेंट के विचार से जो शक्ति किसी भी इंडिविजुअल की विशेषता नहीं हो सकती। जब अकेला कोई भी इंडिविजुअल कोई काम करता है तो वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि जब कोई भी पर्सन मान लो, कोई भी इंडिविजुअल मान लो, वो अकेला है तो वो कुछ कर नहीं सकता, राइट। तब जब क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलजुल कर एक्शन में आते हैं, कार्रवाई करते हैं, तभी पावर के प्रयोग का अवसर पैदा होता है। तो शक्ति का इस्तेमाल लोगों के कॉर्पोरेशन में सार्थक होता है। यानी कि सिंपल, शक्ति तभी दिखा पाता है कोई जब उन्हें साथ मिले, कॉर्पोरेशन जब बहुत ज़्यादा होता है, परस्पर सहयोग जब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो किसी न किसी ग्रुप से ही होता है शक्ति का मतलब, और वो तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक ये जो ग्रुप होता है वो एकजुट रहता है। शक्ति ऐसे इंडिविजुअल्स की ही विशेषता है जो मिलजुल कर एक्शन में आते, कार्रवाई करते हैं और एक ही आवाज़ में बोलते हैं, एक ही स्वर में बोलते हैं। उनकी जो पावर की उपलब्धि होती है वो अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के रूप में कायम रखा जाता है, लेकिन खुद शक्ति को संचित करके नहीं रखा जा सकता। तो शक्ति का इस्तेमाल करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो कॉर्पोरेशन और यूनिटी की प्रोटेक्शन के लिए लगातार जो है आगे आते रहते हैं। तो बिल्कुल भी ढील आने पर उनकी जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती, गायब हो जाती है। अब हम इस एनालिसिस को एक टेबल के थ्रू देखते हैं। देखो सबसे पहले तो द पीपल एंड रूलिंग क्लास। देखो पीपल और रूलिंग क्लास में क्या यहाँ पे बात हो रही है कि लोग यानी कि जनसाधारण और रूलिंग क्लास यानी कि शासक वर्ग, जो कि कई बार क्या करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं और अपनी शक्ति दूसरे पर थोपते हैं। ओके, कंसर्टेड एक्शन, पावर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एगुलेटेरियन ऑर्डर, पब्लिक रियम, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं जब हम एनालिसिस देखते हैं पावर का। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे बात हो रही है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और कोएर्सिव एक्शन जो कि होता है ज़बरदस्ती कोई एक्शन लिया जाता है, यानी कि जब कोई भी मान लो कोई भी साथ मिल गई, कोई ज़बरदस्ती क्या करे, फोर्स का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करे। ठीक है, तो ये कोएर्सिव एक्शन है। ठीक है, और वॉयलेंस, हिंसा, जिसकी वजह से हिंसा होती है। ठीक है, बेसिकली किस वजह से होती है, अथॉरिटी, सत्ता, ये सब करवाती है, हायरार्किकल ऑर्डर एंड स्टेट, ये सब चीज़ें स्टेट से ही जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये है एक ह्यूमन सोसाइटी जो इस तरीके से चलती है पावर के बेसिस पर। ठीक है, ये सभी चीज़ों में क्या घूमता है, पावर। कोई ज़बरदस्ती पावर का इस्तेमाल करते हैं, कोई अच्छी तरीके से भी पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती वाले कामों में भी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से। सो पावर के बारे में और इनकी जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्टेट की वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुराई करती हैं। वो कहती हैं कि क्योंकि स्टेट जो है बेसिकली कोएर्शन और वॉयलेंस पर बेस्ड रहता है। कोएर्शन मतलब होता है बल प्रयोग, वॉयलेंस होता है हिंसा।
ठीक है, यानी कि जब भी उन्हें कोई काम रहता है तो वो हिंसा करवा देते हैं और जिसकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, यानी पब्लिक ही सहती है। तो ये पब्लिक को ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग करती है, सहयोग की ओर प्रेरित भी करती है, जो उन्हें एक सामान्य सुख कह सकते हैं और फ्रीडम को बढ़ावा दे सके। तो ऑरेंट यहाँ पे बेसिकली क्या कहना चाह रही हैं कि जो विक्टिम रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, उत्पीड़ित रहते हैं, अपने आप को जोड़ लें अच्छे से और ऐसी शक्ति जुटा लें, ऐसी पावर अपने हाथ में ले आएँ जिससे वो वॉयलेंस और इस तरीके के कोएर्शन का इस्तेमाल करने वाले रूलिंग क्लास का मुकाबला कर सके। तो हन्ना अरेंट बेसिकली यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जो विक्टिम क्लास रहता है, जो भी उत्पीड़ित रहते हैं, उनको वो कहते हैं कि तुम एक साथ आ जाओ और एक ऐसी शक्ति जुटा लो जिसकी वजह से तुम जो है उन लोगों का सामना कर सको, यानी कि रूलिंग क्लास वालों का तुम सामना कर सको, जो भी वो आपको परेशान करते हैं, फोर्स के थ्रू परेशान करते हैं, तो आप भी एक ऐसी शक्ति जुटा लो जिससे आप उनका सामना कर सको, डट कर सामना कर सको। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। मेन हन्ना अरेंट का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो पावर पर रहेगा इनका। ठीक है, किस तरीके से इन्होंने एनालिसिस किया है पावर पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनका क्या मानना है कि सभी लोगों को शक्ति जुटा लेनी चाहिए और रूलिंग क्लास वालों का सामना करना चाहिए अगर वो आपके साथ बुरा करते हैं तो। ठीक है, सिंपल, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आपका रहता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करिए। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, जिसमें आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। आपको सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे जितने भी हमारे अब तक हमने जितने फिलोसफर्स को हमने समझ लिया है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं और उन्हें आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो को ना लेके जाऊँ, फिर भी हो जाता है तो आप थोड़ा सा उसे एडजस्ट कीजिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट लेंथी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, बट स्टिल टॉपिक्स की वजह से मुझे थोड़ा सा वीडियो को अप डाउन करना पड़ता है। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।